आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं महाजनपद के जितने भी राज्य थे उस समय, स्टेट थे, उसके एक एक करके हम विशेषता देखते हैं। महाजनपद के नाम हम देखेंगे, राजधानी देखेंगे और उनकी कुछ खास विशेषता को हम देखेंगे। और इस विशेषता को दिखाने के लिए हम अपने प्यारे भारत को मानचित्र यहाँ बनाया है और इस अपने देश के बारे में यहाँ जहाँ जहाँ जिस राज्य स्थित था उस समय उन सारे राज्यों को हमने डिनोट किया है नंबरिंग से। जैसे जैसे यहाँ नंबर पे है वैसे वैसे यहाँ नंबर पे वो राज्य स्थित थे। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें ये सारे राज्य को दिखाया गया है। तो आइए एक एक करके हम राज्य को देखते हैं। जैसा कि आप पहले सब जान ही चुके हैं महाजनपद क्या था, तो आइए एक एक महाजनपद के बारे में हम जानते हैं। अंग एक महाजनपद था और ये कहाँ पर था? बिहार के आज के भागलपुर और मुंगेर ज़िले में स्थित था। प्राचीन नाम उसका चंपा था या चंपावती भी नाम इसका जाना जाता था। तो अंग की राजधानी चंपा। महाभारत में भी आप सुनते होंगे अंगराज कर्ण को ये राज्य दे दिया गया था, तो ये अंगराज के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध था अंग। तो चंपा इसकी राजधानी थी, बिहार में ये स्थित थी। विशेषता इसकी क्या था कि ये सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है, ये सबसे पूर्वी छोर पे स्थित है, यानी कि इसके बाद पूर्व में और कोई भी इसके और पूर्व में कोई भी महाजनपद राज्य या स्थित नहीं थे। तो ये इसकी विशेषता हो गई। इसके बारे में और हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा महाजनपद मगध साम्राज्य हुआ, जो इन बाकी 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य यहाँ पर स्थित था। ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी के ही किनारे पर ये स्थित था। तो इसके बारे में विशेषता देखते हैं। यह गंगा नदी पर स्थित था ये, ठीक है। इसी के नेतृत्व में बाकी के 15 महाजनपदों का विलय हुआ। बाकी जितने के 16 महाजनपद रहेंगे, एक महाजनपद ये बाकी 15 महाजनपद को ये समय के साथ मिला लेता है और इस तरह ये एक छत्र राज करता है, पूरे भारत पे ये राज करता है। तीसरा क्या है विशेषता? यहाँ का प्रथम शासक विहद्रथ था। ऐसा पुराणों में कहा गया है, विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि यहाँ पे जरासंध और बृहद्रथ पहला राजा, उसका पुत्र जरासंध आता है। तो ये राज करने वाला शुरुआती शासकों में से ये है, मगध पे शासन करता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे और भी शासक आते हैं और मगध साम्राज्य पे कब्जा कर लेते हैं। मगध राज्य पर शासन करने वाले वंश का क्रम हमने एक क्रम भी दे दिया यहाँ पे कि कौन कौन से शासक आए जो मगध साम्राज्य पे राज किए, और ये राज करने के दौरान सारे 16 महाजनपद को मिलाकर एक राज्य बना दिया, यानी कि पूरे एक देश बनाया। यानी कि एक सेंट्रल में एक गवर्नमेंट और बाकी पूरे राज्य पे इनका छत्र छाया था। सबसे पहला वंश है जो मगध पे शासन करने वाला था, विहद्रथ वंश। इसी का पुत्र जरासंध आता है। इसके बाद दूसरा वंशज आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, ये इसका 4 पुत्र इस पर शासन करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे अन्य राज्यों को भी ये अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद शिशुनाग वंश आता है, शिशुनाग वंश। फिर ये यहाँ पे राज करता है, फिर ये भी कुछ राज्यों को मिलाता है। इसके बाद नंद वंश आता है, नंद वंश। इसके बारे में आप बहुत बढ़िया से डिटेल से जानते भी होंगे। महापद्म नंद और अंतिम राजा घनानंद। इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था, मगध का सबसे बड़ा ये बना था, और इसी के समय चाणक्य था, और इसी के बाद फिर मौर्य वंश का स्थापना हुआ मगध साम्राज्य में। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसी में महान शासक निकल कर आया अशोक, तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर इसके बाद शुंग वंश आया, फिर इसके बाद कण्व वंश, और फिर अंतिम में गुप्त वंश। और इसके बाद फिर पाटलिपुत्र का ऐसा विध्वंस हुआ कि फिर यहाँ पर कोई साम्राज्य विकसित नहीं हो पाया। छोटा मोटा रहा लेकिन पूरी तरीके से ये विस्तृत नहीं रहा। तो जब इतने सारे राजा
पाटलिपुत्र में जब ये करेंगे शासन, तो पाटलिपुत्र का, मगध साम्राज्य का कई राजधानी भी चेंज होते गया। समय समय पे कई राजधानियाँ चेंज हुई। जैसे ग्रीवराज, शुरुआती में ग्रीवराज इसकी राजधानी रही, बाद में राजगीर इसकी राजधानी बनी, इसके बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी, और अंत में जाकर इसकी राजधानी वैशाली बनती है। तो ऐसे ऐसे सभी राज्य अपने अपने हिसाब से यहाँ मगध का राज चेंज करते रहे। अब इन सारे वंशज को याद करने के लिए एक हमने फार्मूला बनाया है, या कहें तो ट्रिक हमने बनाया है, हसीना के माशुक। ह से आप याद करेंगे हर्यक वंश, इसके बाद फिर आया शिशुनाग वंश, तो सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। इसके बाद ना, ये ना से आपको याद रखना है नंद वंश। इसके बाद के साइलेंट रहेगा, फिर हो जाएगा माँ से मौर्य वंश आ जाएगा। शु से याद करना है शुंग वंश, और क से याद रखना है कर्ण वंश, और फिर लास्ट में गुप्त वंश को याद रखना है। इस तरह से आप ये इस ट्रिक को याद रखें तो मगध पे शासन करने वाले सभी वंशजों के एक क्रम से आपको याद रहेगा, और जब क्रम से याद रहेगा तो इतिहास लेखन में आपको बहुत मदद मिलेगा कि किस सम्राट के समय, किस राजा के समय कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, वो आपको एक क्रम से याद रहेगी। और यही क्रम आपसे यूपीएससी मेंस आपसे चाहता है, वही क्रम से लिखना है आपको। तो इस तरह से हमने मगध साम्राज्य के बारे में देखा। बहुत विस्तार से भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सारे वंशजों के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 1000 बार पढ़ने की अपेक्षा एक बार पढ़ें, बहुत बढ़िया से पढ़ें। हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, एक लाइन में नहीं पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यही आपको फ़ायदेमंद होगा। आइए अगला हम देखते हैं काशी। काशी का नाम तो उस समय भी था, आज भी है। काशी, वाराणसी इसकी राजधानी थी, और ये कहाँ पर है? यहाँ पर है, गंगा के किनारे, गंगा यमुना के किनारे वाराणसी आज भी है। तो हम कह सकते हैं कि काशी जो राज्य की स्थापना हुई, ये 600 कब से इसका टाइम पीरियड है? 600 से लेकर 300 BC का टाइम पीरियड के समय में ही काशी राज्य अस्तित्व में आया। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि वैदिक काल में क्या काशी या वाराणसी था? नहीं था, उसके बाद ये राज्य बना। फिर उसके बाद में है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, ये यूपी में ही आता है, ये कौशाम्बी ये यूपी में है। शूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, यही मथुरा है। इसके बाद कुरु, जो महाभारत में बहुत प्रचलित था, इंद्रप्रस्थ जो आज के दिल्ली के नाम से जानी जाती है, तो ये है हमारा कुरु। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके बाद गांधार, गांधार नरेश शकुनी के तो नाम से प्रचलित जानते ही होंगे, या गांधारी के नाम से जानते ही होंगे। तो ये गांधार आज कहाँ है? अफगानिस्तान में चला गया है, ये गांधार है। इसके बाद में कंबोज, हाटक, हाटक इसकी राजधानी है, यहाँ आज ये अफगानिस्तान में है। तो आपको याद करने का सिंपल सरल तरीका हम बता रहे हैं महाजनपद के बारे में। सबसे पहले एक क्रम से ऐसे आपको याद करना है, एक से शुरू करना है, सबसे पूर्वी छोर और सबसे पश्चिमी छोर। सबसे पूर्वी छोर हो गया अंग, और सबसे पश्चिमी छोर हो गया कंबोज। इसकी राजधानी कहाँ है? हाटक, और इसकी राजधानी तक्षशिला। किसकी? गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो आपको ऐसे पहले एक क्रम में याद करना है, अंग, मगध, फिर इसके बाद काशी, वत्स, शूरसेन, कुरु, इसके बाद गांधार, और फिर कंबोज। एक लाइन में पहले ऐसे याद करना है आपको, क्योंकि आप अगर यूपीएससी के अगर हिस्ट्री अगर ऑप्शनल अगर आपका है तो 50 नंबर का ये सवाल आता है कि कौन से स्थल कहाँ पर हैं, और उसके बारे में 2 लाइन लिखना होता है। तो जब तक ये स्थल आपको याद नहीं होंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे उसके बारे में। तो एक लाइन हमको यहाँ पूरा कर लेना है। ये गंगा नदी के इस पार है, अब हम चलेंगे गंगा नदी उस पार। उस पार में अब हम आते हैं तो पांचाल। पांचाल, पांचाल के बारे में आप जानते ही होंगे, पांचाली के नाम से कौन मशहूर था या कौन मशहूर थी पांचाली के नाम से? द्रौपदी, सभी कोई जानते हैं। तो ये पांचाल की 2 राजधानी थी, अहिछन्न और काम्पिल्य। काम्पिल्य, तो ये कहाँ पर था? गंगा इस पार था, ये यहाँ पर था।
फिर इसके बाद 10 नंबर में आते हैं कौशल। कौशल के नाम से सभी को जानते हैं। प्रसेनजीत यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे और इसी के समय महात्मा बुद्ध भी थे। तो सारे राज एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तो इसकी 2 राजधानी थी कौशल की, एक श्रावस्ती और दूसरा कुमावती। तो ये हमने देखा और हम सब देखेंगे एक महाजनपद के बारे में हम डिटेल से सारे के सारे। ये दोस्तों अभी तक हम 10 महाजनपद के बारे में देख चुके थे। अब हम उसके आगे के महाजनपद के बारे में देखते हैं। इसके बाद है मल्ल। मल्लों की राजधानी कहाँ थी? कुशीनारा। और इसकी विशेषता क्या थी कि यहीं पर बुद्ध भगवान गए थे तो अंतिम बार से यहीं मल्लों के यहाँ खाना खाए थे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु यहाँ पर हो गई। तो ये कहाँ पर है? बिहार जिले में ही पड़ता है। यहाँ पर ये मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी। इसके बाद हम आते हैं वज्जी। वज्जी इसकी 2 राजधानी थी, एक मिथिला और एक वैशाली। वैशाली के नाम से ज़्यादा मशहूर थी। और ये वज्जी में 8 संघ मिलकर के राज्य करते थे। कहने का मतलब कि एक राज्य में 8 जिले, ऐसे मान लीजिए 8 जिले थे और 8 जिलों में 8 राजा शासन करते थे, ऐसा मान के चलिए। तो इस तरह से वज्जी में 8 संघों का गणराज्य था, यानी कि 8 जिले थे और 8 जिलों में 8 राजा शासन करते थे। और उन सब का शासन कैसा था? गणतंत्रात्मक प्रकृति का था, गणतंत्रात्मक था ये। इसका मतलब आप जानते होंगे, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुना हुआ। तो इसमें 8 गणराज्य, यानी कि ये जो देख रहे हैं 12 नंबर, यहाँ पे वज्जी का शासन था। गंगा के उस पार वैशाली जिला है। बिहार के लोग होंगे तो और अच्छे तरह से जानते होंगे। अब देखते हैं ये 5 और 3, ये 8 लोग कौन कौन से थे? इसी में उग्र, इक्ष्वाकु, वज्जी, कौरत्व, भोग, इन प्रकार के राजाओं के नाम थे, संघों के नाम थे। उसी में ये लोग राज करते थे। तो 5 संघ यहाँ थे, 3 संघ और इधर में थे, जिसमें एक थे वैशाली के लिच्छवी, इसके नाम से बहुत जानते हैं। तो वैशाली में लिच्छवी शासन करते थे। उसी के बगल में मिथिला, तो मिथिला के विदेह वहाँ शासन करते थे। और कुंडग्राम के ज्ञात्रक वंश के लोग शासन करते थे। और यही ज्ञात्रक वंश में महावीर स्वामी का जन्म होता है। तो आगे हम जैन धर्म के भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे महाजनपद में ही ये सब चीज़ें अंदर है। तो ये सब अलग नहीं है, ये वज्जी में ही ये सब लोग शासन करते थे। यानी कि एक वज्जी एक राज्य था, उसमें 8 जिले थे और 8 जिले में 8 राजाओं के द्वारा शासन होता था, ऐसे समझना है। तो कहीं पर वैशाली के राजा शासन करते थे, कहीं मिथिला, कहीं कुंडग्राम के राजा ऐसे शासन करते, और सब मिल करके ये वज्जी में ही आते थे ये लोग। इसके बाद आते हैं मत्स्य। इसका राजधानी था विराटनगर, जो आज के राजस्थान में आता है विराटनगर। इसके बाद आते हैं अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती, इसकी राजधानी थी। और ये आधुनिक एमपी में पड़ता है, जहां आज भी उज्जैन एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल बना हुआ है। इसके बाद है चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, ये भी एमपी में पड़ता है। इसके बाद लास्ट है अशमक और इसका राजधानी था पैठन या प्रतिष्ठान, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र की ये गोदावरी नदी के किनारे ये है। तो सबसे दक्षिण में ये प्रतिष्ठान है। तो यहाँ से एक सवाल कई बार पूछा जाता है इस महाजनपद के एक चौहद्दी के बारे में। तो चौहद्दी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पूर्व में यहाँ अंग प्रदेश है, अंग महाजनपद, और सबसे पश्चिम में यहाँ पे कंबोज, सबसे उत्तर में कुरु और सबसे दक्षिण में अस्मक। इस तरह से इसकी चौहद्दी होती है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है ये पूरा का पूरा महाजनपद। तो हमने एक छोटे से विशेषता बताई है महाजनपदों के बारे में, और बीपीएससी के लिए खास करके प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिविल सर्विस की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से महाजनपद 16 महाजनपद के बारे में हमने आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। अब आपका काम है कि इंडिया का मैप बनाइए और बिना देखे हुए उन सारे को यहाँ पे दर्शाइए, तब जाकर के आपके दिमाग में स्थायी रूप से, ठोस रूप से दिमाग में बस जाएगा। रटना नहीं है, रटिएगा आज, कल फिर भूल जाइएगा, फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो फिर रटना शुरू करिएगा।
ऐसे कभी नहीं करना है। तो इसको आप एक सादा पेज पे इंडिया का मैप लीजिए और उस पर 2-3 बार इसको जगह पे दर्शाइए कौन से महाजनपद कहाँ पर थे, फिर ये ज़िंदगी भर आपके दिमाग में स्थायी रूप से बस जाएगा। अब हम आते हैं थोड़े से महाजनपद के बारे में, एक और अन्य विशेषता के बारे में जान लेते हैं जो 16 महाजनपद के लिए वो लागू होता है। जैसे प्रशासन की व्यवस्था, कैसा प्रशासन होता था, 16 महाजनपद का प्रशासन कैसा था, तो राजतंत्रात्मक था। 14 ऐसे राज्य थे जिसमें राजतंत्रात्मक थे, यानी कि राजा के बेटा फिर राजा बनेगा, उसके बेटा फिर राजा बनेगा, यानी कि वंशानुगत ये राजतंत्र होता था 14 में। लेकिन 2 ऐसे राज्य थे जहाँ पे गणतंत्र स्थापित थे। वो 2 ऐसे कौन थे? वज्जी और मल्ल। ये वज्जी और ये मल्ल। इसलिए हम पूरे विश्व में सीना तान कर गर्व के साथ कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे पुराना गणतंत्रात्मक देश था, क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुन करके यहाँ पे राजा बनाए जाते थे, वंशानुगत नहीं बनाए जाते थे। तो वैशाली में लिच्छवी के नाम से जानते ही हैं, ये सारे के सारे ये लोग गणतंत्रात्मक थे। गणतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा चुन करके बने जाते थे। इस तरह से हम भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था ने जन्म लिया था। हम उसी परंपरा के आज भी पालन करते हुए चल रहे हैं। ये हमारी महान भारत की है बात। फिर इसके बाद हम आते हैं इस समय जो मुद्रा प्रचलन में थी, तो इस समय से 3 प्रकार की मुद्रा चलती थी। इस समय पंचमार्क चांदी और तांबा को मिला करके बनाया जाता था, कशारसन तांबा का सिक्का को कहा जाता था, शतमान सोने के सिक्का को कहा जाता था। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के सिक्के चलना शुरू हो गए। इसके पहले सिक्का नहीं चलता था, महाजनपद के पहले सिक्का नहीं चलता था। और नोट, जो आज हम नोट देखते हैं कागज़ की नोट, वो चलने का सवाल ही नहीं है। कागज़ का आविष्कार हुआ ही नहीं अभी, तो अभी तक हमें कागज़ की नोट मिलेगी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सिक्कों से ही काम चलाना पड़ता था। और बायलैटरल पद्धति अभी भी चल रही है, वस्तुओं का आदान प्रदान विनिमय तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद ये सिक्कों का भी चलन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि कृषि में सरप्लस होने लगा, व्यापार होने लगा, इस वजह से ये सिक्कों का जन्म हुआ। इस समय जो शिक्षा का केंद्र था, 16 महाजनपद में 2 ही ऐसे जगह थे जो शिक्षा के केंद्र बने हुए थे, जैसे तक्षशिला, वाराणसी। यही 2 ऐसे स्थान थे, एक तक्षशिला जो आप जानते भी हैं तक्षशिला, और दूसरा वाराणसी जो काशी की राजधानी थी। यही 2 ऐसे स्थान थे जहाँ पर शिक्षा के केंद्र थे और पूरे विश्व भर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। समय के साथ फिर शिक्षा का स्थान बदलता है, जो आगे हम बताएंगे फिर। लेकिन इस समय पूरे महाजनपद काल के समय शिक्षा का 2 ही स्थान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कृषि के अधिक होने से टैक्स यानी कि कर व्यवस्था जन्म लिया। अब टैक्स विधिवत रूप से आएगा। टैक्स लेने के लिए अब अधिकारी बनेंगे, उसके लिए मंत्री परिषद बनेगा। अब यानी कि राज व्यवस्था का रूप धीरे धीरे राज व्यवस्था का रूप अब ग्रहण करेगा। और आज हम जो विकसित राजनीतिक अवस्था में पहुँचे हुए हैं, ये यहीं से शुरुआत होना शुरू होता है। और इन सब की चर्चा अंगुत्तर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें ये सारे चीज़ों की चर्चा है। हमने जितने भी बताया है, हम वहाँ न खुदाई करने गए हैं न हमने कुछ देखने गए हैं, हम वही कहे हैं जो अंगुत्तर निकाय में कहा गया। अगर ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ अगर नहीं होता तो शायद इतिहासकार भी नहीं बता पाते। तो यही बौद्ध धर्म था, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। इसी में सारे महाजनपद के राज्यों की चर्चा है और उसी की वजह से हम आज जान पाए हैं। तो दोस्तों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। महाजनपद थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट आपके सामने निकाल के रखे हैं
जो शायद ही कोई और आपको ऐसे इतिहास नहीं पढ़ा पाता है, या पढ़ाता होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स दे देते होंगे लेकिन समझाते नहीं होंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और क्या चीज़ की ज़रूरत है। हम उन सब चीज़ पर विस्तृत रूप से आपको कॉन्सेप्ट वाइज हम समझाएंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। महाजनपद के बाद हम देखेंगे कैसे हमारा मगध साम्राज्य इन 15 साम्राज्य को मिलाकर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सत्ता का केंद्र बन गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।